नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्क चैनल और मैं हूं शुभम लंगे। जम्मू जब से यूटी में बदला तब से ही लोगों के मन में जो है वो संदेह ये था कि जम्मू अब यूटी नहीं यूपी बन जाएगा और वैसे ही सूरत हाल जो है अब जम्मू वालों के सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। हाल ही में बात करूं, चाहे वो टोल प्लाजास की बात की जाए, चाहे वो यहाँ पे 4G का मसला जो इतने एक साल से ज़्यादा के लंबे समय तक लटकाया गया, उसके बाद अगर मैं बात करूँ अब हाल ही में जो विषय बन गया है वो केंद्र बिंदु ये है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसकी बात की जा रही है। यानी कि जम्मू यूटी में बदला है और यूटी के जितने भी कानून हैं वो जम्मू के अंदर भी लागू होने जा रहे हैं। जैसे मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करूं, जैसे दिल्ली में लोगों को जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ता है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के अंदर उनका जितना भी शहर आते हैं वो सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देते हैं, कुछ प्रतिशत उन्होंने रखा हुआ है। इसी सूरत हाल में अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, जितना भी म्यूनसिपैलिटी का एरियाज़ आने वाले हैं उन सबको 15% अपनी प्रॉपर्टी का केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं जम्मू के विभिन्न इलाकों में जाऊंगा, विभिन्न जगहों पे जाऊंगा और लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा क्या लगता है उनको और किस तरीके का ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज किया जाने वाला है, अगर आने वाले समय में ऐसा होता है तो इसका असर जो है आम इंसान के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालने वाला है। सर, अगर बात करें अभी रिसेंटली बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस और बदलाव जब जम्मू कश्मीर यूटी में बदल दिया है तब से बड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय जो बन गया है वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जैसे ही ये एक नोटिस आता है और दिखाया जाता है कि आने वाले समय में हमें ये चीज़ जो है वो भी हमें जम्मू में देखने को मिल सकती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इससे हमारे जम्मू के जितने भी वासी हैं उनको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव इफेक्ट तो मुझे लग रहा नहीं कोई होगा, बट ऑब्वियसली नेगेटिव तो ज़रूर होगा। बट इस विषय में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब सेंटर में हम लोग मोदी सरकार को वोट देते थे तो उनका एक डायलॉग था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी रियासतों की मैं बात नहीं करूँगा, बाकी प्रोविजंस की बात नहीं करूँगा, अगर केवल जम्मू कश्मीर की बात करूँ और जम्मू खित्ते की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये जो गिफ्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिए जा रहे हैं, चाहे युवाओं के लेकर हों, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हों। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो 15% प्रॉपर्टी टैक्स जो म्यूनसिपैलिटी एरिया जम्मू डिवीजन के अंदर जो मेन सिटीज़ के अंदर, ना केवल जम्मू डिवीजन की बात करूँ, जम्मू डिवीजन लगभग जितने भी शहर होंगे जैसे कठुआ, रामबन, जितने भी मेन शहर होंगे उन मतलब मेन सिटी जो म्यूनसिपैलिटी के अंदर आते हैं वहाँ 15% लगेगा। मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप अच्छे दिन की बात करते हो तो क्या आपके अच्छे दिन वाली लिस्ट में ये सब था कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना है, जम्मू कश्मीर के अंदर टोल पे टोल लगाने हैं? उसके अलावा अगर आप युवाओं की बात करो तो आपने बोला था इतने हम लोग देंगे, रोज़गार देंगे। चलो, ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं दिए, बट चलो कहीं ना कहीं दिए। तो बट मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप लोकल लोग पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो लोग कैसे सर्वाइव कर। अगर मैं अभी रिसेंटली बात करूँ कोविड-19 की, तो उसमें भी आपको पता है कि काफ़ी डाउनफॉल रहा स्टेट के अंदर, तो ना केवल स्टेट के अंदर रहा लेकिन पूरे देश के अंदर ही रहा। तो उसी विषय में जैसे भी प्रॉपर्टी टैक्स ने बोला कि म्यूनसिपैलिटी एरिया में जैसे है कि 15% वहाँ लगेगा। अब उसमें तो ज़्यादा उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि पुरानी प्रॉपर्टीज़ को लगेगा, खाली लैंड्स को लगेगा, जहाँ मतलब उसमें मेरे सुनने में यह आया है कि उसमें इन्होंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग, मतलब जो मिडिल क्लास बिल्डिंग्स होती हैं। पर मुझे एक चीज़ बताइए, जो गरीब बंदा है वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ से देगा? ठीक है, ऊपर से आप टोल पे टोल, अगर आप आज मैं पेट्रोल या डीजल की बात करूँ तो मेरे को लग रहा है कि पेट्रोल 100 के आसपास, आज मैंने सुबह देखा तो 90 के आसपास था। तो मतलब कहाँ इस चीज़ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? हमें लगता है कि हमने कोई भूल की है कि जब हम लोग आज से 2 साल पहले एक नारा लगता था कि यार अब की बार मोदी सरकार, तो हमने बड़े पॉजिटिव हमें था कि हमें उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, बट मुझे नहीं लग रहा कि हमें कुछ पॉजिटिव मिल रही है। ऊपर हम तो ये आज पछता रहे हैं कि भैया हमने वोट दिया क्यों। इससे अच्छा तो कहीं ना कहीं आज अगर कुछ लोग बोल देंगे कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी दी है कि, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इज़ फार देन द बीजेपी। तो सरकार सेंटर की टीम के लिए, जैसे अगर हम किसी भी अधिकारी से बात करते हैं हमें वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि भैया देखो 370 तोड़ दी, 35A तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया। भैया ठीक है, एग्रीड, हम आपको उस चीज़ के लिए सैल्यूट करते हैं, आपने सेंटर की वहाँ पे तरक्की के लिए बड़े अच्छे बेहतरीन काम किए। बट आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आप अगर जम्मू कश्मीर प्रोविजन की बात करो, जहाँ पे मिलिटेंसी हुई है प्रॉपर एरिया, अगर मैं जम्मू प्रोविजन की बात करूँ रिसेंटली 1 महीने के अंदर, ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड में नहीं जाऊँगा, एक महीने के अंदर 3-4 मिलिटेंट जो गतिविधियां वो जम्मू प्रोविजनल मेन सिटी के अंदर हुई हैं। 2 मिलिटेंट थोड़े दिन पहले पकड़े गए हैं। एक रात को एयरपोर्ट, जो जम्मू एयरपोर्ट है वहाँ पे पकड़ा गया है। रिसेंटली परसों की बात करूँ, सोहेल नाम का एक लड़का था जो जम्मू निकन बस स्टैंड के अंदर पकड़ा गया। उसके पास एक हथियार था, मतलब IED था 7 kg। और आपको बता दूँ कि 7 kg IED मतलब पूरे जम्मू प्रोविजन को नष्ट करने के लिए वो मतलब काफ़ी सारा। तो उसी विषय में हमने काफ़ी सारे मेमोरेंडम हमने कंसर्न वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू मनोज केदर साहब को भी दिए कि सर क्यों ना, देखो जम्मू यूनिवर्सिटी भी एक ऐसा स्पॉट है
जहाँ पे हमें लगता है कि बड़ा रिस्पेक्टर है, बिकॉज इसके आसपास ट्रांजिट कैंप्स भी हैं, तो एक रिस्पेक्टर मतलब ज़रूर हो। और इस विषय में हमारे जो वाइस चांसलर थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी मतलब पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स लिया। और इसी विषय में जैसे आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर। देखो जैसे आप गिफ्ट पे गिफ्ट अगर ऐसे दिए जा रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि हमारे लोगों को ऑलरेडी जीना रहा है। अगर मैं बॉर्डर एरिया की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में तो है ही है, बट जम्मू की बात करो, जम्मू में भी मोस्टली एरिया जो हमारे बॉर्डर्स के साथ लगते हैं, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। आप गैस की बात करो, 50 से 100 रुपया हर मंथ वो ऊपर नीचे नहीं हो जाता है। पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी आपने 3-4 टोल जम्मू प्रीजन के अंदर लगाए हैं। एक सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में 1-2 और भी आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो आप ये कर क्या रहे हो। ऊपर से कोविड के दौरान लोगों को इतना ज़्यादा लोगों का डाउनफॉल आया है। मुझे लग रहा है कि लोगों को कम से कम भी 1 से 2 साल लोगों को लगेगा कि उसको अपग्रेड करने के लिए। आप उस चीज़ को कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो मेरी सरकार से केवल ये विनती है कि आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा होगा कि इस विषय में कि आपको क्या, अगर आप चाहते हो कि हम इनसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, भैया आप उन गरीब बंदों से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। हाँ, आप ये रेवेन्यू जनरेट करके आप लगाओगे कहाँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि तमाम सारे जितने भी रेवेन्यू जनरेशन की बात आती है, तो वो आम आदमी की जेब पे असर क्यों पड़ता है। क्यों विधायक जितने भी हैं, एमपी जितने भी हैं, उनको उस दायरे में क्यों नहीं लाया जाता है कि उनकी सैलरीज का आधा हिस्सा जो है, क्योंकि अभी जीडीपी की बात करें तो भारत की वो माइनस में जा चुकी है। अगर रोजगार की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई दर की बात करें उसकी मुद्रा भी बढ़ती चली जा रही है, बड़े सारे विषय और भी हैं, लेकिन आम लोगों को जो है फिर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर आप आज डॉलर को और हमारे इंडिया के उसके साथ उसको कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जीडीपी की बात करें, आप एक तरफ बोल रहे हो कि जीडीपी हमारी नीचे जा रही है, तो दूसरी तरफ आप पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं उसको हाई करते जा रहे हो। तो आप मतलब देखो, मैं आपको क्लियर कट बोलूँगा, देखो जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे अभी इंडिया के अंदर एक ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर में ना कन्वर्ट किया जा रहा है। भैया मेरी बात सुनो, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं थोड़ा उसमें डीप भी ज़रूर जाऊँगा। देखो जैसे अभी हमने पेट्रोल की बात की कि सुनने में ऐसा, मैं कल पढ़ रहा था कहीं पर कि ऐसा लिखा था कि भैया अगर पेट्रोल के रेट्स हाइक हो रहे हैं, उसके पीछे यह है कि जैसे इंडिया में भी B6 इंजन जो लॉन्च हुए हैं, तो B6 इंजन को क्या है कि उसको इतना ही तेल वो मतलब साफ चाहिए होगा, तो वो उतना महंगा होगा। तो कहने का मतलब है कि जो B4 इंजन पहले होते थे उनको वो B6 वाला पेट्रोल जाएगा नहीं, इसलिए उसको प्यूरीफाइड करने के लिए उसके रेट्स हाइक हो रहे हैं। बट भैया हाइक तो हो रहे हैं, बट मेरे को एक चीज़ बताइए आपकी, क्या B4-6 जो इंजन है वो क्या देश के लोगों से मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा गरीब तबका है उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में देखिए 5% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, बाकी का हिस्सा तो आपके अंबानी डवानी को जाता है ना। तो कहने का तर्क यह है कि आप हमेशा गरीब जो आदमी है आप उसका क्यों नहीं सोचते। आज अगर मैं बात करूं तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि हमने फलाने गांव में 15 घर बना दिए, फलाने गांव में 7 घर बना दिए। ठीक है भैया, आप ये क्यों नहीं बोलते कि देश के अंदर हर घर हमने बनाया, हर घर हमारी सरकार ने बनाया। देखो आप उस चीज़ में कॉम्पनसेट क्यों करते हो। और वहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ को गरीब बंदा, वो भी जिसका थोड़ा बहुत नेटवर्क हो, उसको 4 पैसे का फायदा मिलेगा, बाकी वालों को तो नहीं कहना मिलेगा नहीं ना। तो आप अगर गिने चुने काउंटिंग में आप बोलो कि इस मोहल्ले में हमने 5 घर बनाए, गरीब 10 हैं बट आप बोलोगे 5 घर बनाए, तो क्यों ना कि गवर्नमेंट ऐसा प्लान लाए कि जहाँ पे गवर्नमेंट को 5 घर गिनने की जरूरत ना पड़े। गवर्नमेंट स्टेट बोले कि जितने घर बनाए सारे हमने बनाए। तो एक पॉजिटिव स्टेप से चलोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी और गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो काफ़ी सारा डाउनफॉल यहाँ है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में देखना चाहिए ज़रूर। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब से जम्मू को यूटी में बदला है तब से बड़े सारे बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे अगर मैं जम्मू की बात करूँ, क्राइम रेट की रेशो जो है बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसके लिए जो डिमांड्स है उसकी वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। अब एक इशू जो बढ़ के सामने आ रहा है, उभर के सामने आ रहा है, वो ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स, इसको लेकर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि म्यूनसिपैलिटी के अंदर जितने भी शहर आएंगे उन सबको जो है वो 15% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। आप इस पे क्या कहेंगे। देखिए सबसे पहले आपका खुशामदीद करता हूँ कि आपने इतने जेन्युइन इशू पे, ग्राउंड लेवल के इशू पे आपने चर्चा शुरू की है। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू के जो पहले क्राइम रेट की आपने बात की, हम तो आज का युवा हैं और अपनी भाषा में बोलेंगे कि जम्मू आजकल हमें जम्मू का मिर्ज़ापुर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर की तरह यहाँ पे जैसे दिन दिहाड़े स्कूटियाँ चोरी हो रही हैं, दिन दिहाड़े यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं। तो ये बहुत ही निर्मम जो जम्मू में माहौल ख़राब हो रहा है, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो 370 की एब्रोगेशन के बाद के हैं। उससे पहले भी जम्मू था, लोग चाहे जो मर्जी करें कि जम्मू के जो 70 साल में नहीं हुआ था वो हमने यहाँ कर दिया है। देखिए 70 साल में सच में ये चीज़ें नहीं हुई थी। जम्मू एक खुशहाल राज्य था, सबसे पहले राज्य था, उसको यूटी बनाया और आज हम हालत देख रहे हैं। अब यूटी के साइड इफ़ेक्ट्स देखिए आप, यूटी में क्या किया इन्होंने,
प्रॉपर्टी टैक्स लोगों के ऊपर थोप दिया। जनाब आला, मैं सिटी की बात नहीं करूँगा, मैं गांव से आता हूँ, और इन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी मेलाइस इनकी पॉलिसीज़ हैं, इतनी पता नहीं कैसे ये पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं। हम लोग बॉर्डर पे पढ़ते हैं, और हमारे गांव से बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस तो दूसरा विलेज है, वो उन्होंने इसी साल इन्होंने म्यूनसिपैलिटी में डाल दिया। वहाँ के लोगों की, अब गाँव में लोगों के पास ज़मीनें तो होती हैं, और मुझे ये बताइए वो जो लोग हैं वो किसान हैं, और उन किसानों को अभी तक ये नहीं पता है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, कैसे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ तक हमारी जानकारी 15 से 16% शायद ये इतनी भारी तादाद में। आप मुझे बताइए, अगर 1 कनाल ज़मीन की आपने म्यूनसिपैलिटी में अपने हिसाब से, क्योंकि जब हम लोग अपना प्लॉट यहाँ पे कोई भी रखते हैं ना, तो उसकी इन्होंने जब कीमत लगानी होती है तो जो बिल्कुल मिनिमम लगाते हैं, लेकिन जब इन्होंने पैसा देना होता है तो उसको मैक्सिमम बना के लगाते हैं। आप मुझे बताइए, 1 कनाल का अगर रेट इन्होंने वहाँ पे 20 लाख रुपया भी रखा है, फ़र्ज़ करिए 20 लाख रुपया रखा है, 20 का 10% कितना बन के सीधा सीधा 2 लाख, और 1% 5% बन रहा 3 लाख मेरा 20 लाख के ऊपर। आप मुझे बताइए, जिस बंदे के पास 10 कनाल ज़मीन है गांव में, जो खेती से गुजारा करता है, 10 कनाल में से कुछ नहीं निकलता, हमारे बहुत ही बुरी हालत हो जाती है उस बंदे की। आप मुझे बताओ, वो 10 कनाल का 30 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स इनको देगा? जहाँ तक हमें समझ आ रही है किस प्रकार ये कैसी बचकाना हरकत है। और दूसरा ये हम लोग मुंह पे कहते हैं, हम युवा हैं, हम ये कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि थूक कर चाटने वाले को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की, क्योंकि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमें पता उनका बैकग्राउंड क्या रहा। लेकिन जब वो एक यूटी का उनको प्रशासन दिया गया तो उनको उसको न्यूट्रल होकर करना, लेकिन जब वो नए नए आए थे तब भी प्रॉपर्टी टैक्स के पीछे चर्चा शुरू हुई थी। तो उस चर्चा में भी ये बताया गया था कि उन्होंने खुद संशयों के ऊपर विराम चिन्ह लगाया था, और उन्होंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई आयद नहीं करेंगे। और पीछे भी इन्होंने अभी अफवाह उड़ रही थी कि ये फेक है, लेकिन जब न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़ पेपरों में ये आया तो उन्होंने पीछे के दरवाजे से फिर से लोगों के ऊपर थोप दिया। जम्मू के लोगों के साथ बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट की तरह उनको टेस्ट ट्यूब जैसे करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, लेबॉर्ट्री बना दिया जम्मू को। इन्होंने जम्मू अभी डीडीसी के चुनाव करवाए थे, वहाँ पर इनको देखा इन्होंने कि वहाँ पर हमारी क्या हालत हुई। आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि अप्रत्याशित जीती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के भारतीय जनता पार्टी उतरी। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो दूसरी तरफ गुपकार अलायंस था, जब कांग्रेस ने अलहदा इनसे इलेक्शन लड़ी थी, अगर उन सबको मिला दो तो कहां पे बात जाती है। ये सिर्फ 5 ज़िलों में यहाँ पे सिमट के रह गए हैं, और आज इन्होंने शीशे में मुंह देखा अपना, इसलिए आज यहाँ पे रियासत के चुनाव नहीं करवा रहे। आज चुनाव होंगे, इनको पता चलेगा कि जम्मू का क्या हाल है और कैसे जम्मू के लोगों मैं अगर जम्मू की बात करूं, कल डिप्टी मेयर साहब और मेयर साहब जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो था पूरा बाकायदा उन्होंने चर्चा करी। लेकिन जब मेयर साहब की एक बाइट सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो प्रॉपर्टी टैक्स है इस पर खाली मंथन कर रहे हैं, इसको अभी लगा नहीं रहे हैं, इसको लगाने के बाद चर्चा होगी, पहले पूरा विस्तार किया जाएगा, फिर हम इसको लगाने की सोचेंगे। लेकिन हम इसको जो है अगर ये आम इंसान के ऊपर जो है असर डालेगा तो हम इसको नहीं लगाने देंगे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये आम इंसान के ऊपर ही तो चर्चा डालेगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर मेरा मकान एक म्यूनसिपल एरिया में है, क्या वहाँ पे कोई डिप्टी मेयर या मेयर खुद आके खुद रहते, वो हम आम इंसान ही रहते हैं। अब ये मंथन या चर्चा का क्या विषय है? आपके पास अप्रत्याशित हर जगह आपके पास मेजॉरिटी है, आप लोगों के सेंटर से लेके यूटी तक आप लोगों का प्रशासन है, आप लोग किसके साथ मंथन कर रहे हो? मंथन करने वाला तो हमारे देश से दौर ही निकल गया। संसद के अंदर यहाँ पे कानून पास किए जाते हैं, फिर कहते हैं हम इसको 18 महीने के लिए पोस्टपोन करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। और यदि आप तभी मंथन कर लेते तो आपको 18 महीने, इसका मतलब आप संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी हो जाए, ये जितने भी ये राइट विंग की जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के हाथ ये खिलवाड़ कर रही हैं, इन लोगों ने जम्मू को, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक टेस्टिंग किट की तरह ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू को एक प्रयोगशाला बना दिया कि यहाँ पे अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज़ाद भारत की आप तारीख उठा के देख लो, यूटी से राज्य को दर्जा मिला होगा, लेकिन राज्य से यूटी का दर्जा किसी को नहीं आज तक मिला। ये हमारे साथ, हम डोगरों के साथ, ये हमारे साथ हमारी पगड़ी छीन ली है इन लोगों ने। और आज हम लोगों के ऊपर कहते हैं कि हम मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए आपके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो दफ्तर है, आपके यहाँ पे सभी कॉरपोरेटर चुने हुए बैठते हैं, वहाँ पे चर्चाएं होती हैं। ये न्यूज़पेपरों में ये ऑर्डर निकाल के, या फिर ये नहीं होता कि जब खबरें आ जाएँ फिर अपनी साख बचाने के लिए, अपने काले कामों को छुपाने के लिए कहें कि हम चर्चा कर रहे हैं। जब भी आप चर्चा कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ आप कैंपेन चलाइए, लोगों को अवेयर करिए।
फिर उसके बाद ऑर्डर लाइए। पहले ऑर्डर आते हैं फिर चर्चा होती है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और जो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे आपके माध्यम से ये पूरी गवर्नमेंट से सीधी इनको वार्निंग, अपील हम नहीं करेंगे, वार्निंग है। आप आने वाले दिन अगर आप इसको रिपील नहीं करते इस टैक्स को, जो तानाशाही औरंगजेब की तरह हमारे यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे टोल प्लाजा लगते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे जो कहते थे कि ये औरंगजेब की सरकार है, ये औरंगजेब का शासन है, जो औरंगजेब की तरह जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोगों के ऊपर, यहाँ पे जकिया एक जो उन्होंने धर्म के ऊपर लगाया था वो टैक्स था। कि आज आपने जगह जगह जहाँ पे टोल प्लाजा लगा दिए, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, आप चंगेज़ खान की सरकार चल रही है क्या? यहाँ पे कौन सी सरकार आप लोग चला रहे हो? इसलिए हमारी ये इनसे अपील है और रिक्वेस्ट हम नहीं करते, हम लोग इनको चेताना चाहते हैं एज ए यूथ कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स को वापस नहीं करते तो आने वाले दिनों में हम लोग खुद सड़कों पे आएंगे और आपके साथ आपके मंथन फिर हम सड़कों के ऊपर बैठ के करेंगे। अभी मैं अगर बात करूं तो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहा हूं, पहले टोल प्लाजास जो है हम पे थोपे गए, अब जो है सरकार का फैसला आता है जिसमें बात की जा रही है प्रॉपर्टी टैक्स। जो जितने भी म्यूनसिपलिटी में एरिया में जितने भी लोग घर आएंगे, चाहे वो घर है, चाहे उनकी लैंड है, चाहे कुछ भी प्रॉपर्टी पर उन्होंने कुछ भी बनाया हो, उसका उनको 15% जो है वो सरकार को देना पड़ेगा एज ए टैक्स। क्या कहेंगे सर? जो सेंटर से बीजेपी सरकार है उसका यही हो चुका है कि उन्होंने खजाने तो अपने खाली कर ही दिए हैं, अब लोगों से ये टैक्स वसूलना शुरू कर दिए हैं। पेट्रोल का डीजल हाइक हुआ है, जो भी प्राइस हाइक हुआ है, उसके बाद ये JNK में पहले तो इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके ये एक स्टेट को यूटी में स्प्लिट कर दिया, एक स्टेट को 2 यूटीज़ में स्प्लिट किया। उसके बाद यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ गई, रोज़गार को ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चोरियाँ होने लगी, मर्डर होने लगे, मीन्स एक जंगल राज बना दिया। और उसके बाद अब ये जो लोगों के पास कुछ बचा था वो भी छीनने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज कर रहे हैं, पेट्रोल का डीजल का प्राइस बढ़ा दिया है और जो भी चीज़ें हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो आखिर ये चाहते क्या है हमसे कि ये बिल्कुल भी ये ज़िंदगी जी ही नहीं सकें। तो ये हमें नहीं पता कि हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बीजेपी सेंटर से कि एक ये तानाशाही वाली सरकार को छोड़ के एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में एक सरकार आती है उसकी तरह लोगों का भला करें और JNK को जो है एक दोबारा राज्य बनाएं और जो ये प्रॉपर्टी टैक्स हैं या जो भी टैक्सेस हैं इनको दोबारा से रिपेल करके और इनको लोगों को खुशहाल रहने दें। सर आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ऐसे लोगों की अभी जो आम जो स्कूल में नहीं गए, जो पढ़े लिखे कम, उनका ये लग रहा है, उनको ये कहना है कि अब हमें अपने ही घर पे किराएदार बन के रहना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम कहीं किराए पे जाके रह लेते हैं। जी बिल्कुल यही बात है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा तो इसका यही मतलब है कि हमें अपने घर पे ही जो हमारी जगह है खुद की, अब हम बोलते हैं कि हमारी दादे वरस्त जो भी हम बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, तो हमें खुद का ही टैक्स भरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि युवा और ये जो देश का फ्यूचर है कल, अगर आज ये फ्यूचर पे ऐसा करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ी बात आज ये फ्यूचर को ही मतलब बदनाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल ये हमारा फ्यूचर है। जब फ्यूचर का मसला आता है तो तब ये कभी कुछ निकालते हैं कभी, और सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले ये कोई भी अगर कुछ भी आर्डर निकालते हैं और हमेशा रात अंधेरे में निकालते हैं। अंधेरे में कौन लोग निकालते हैं? जो चोर होते हैं, ठीक। जो भी ऑर्डर होता है तो उसके बाद ये बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं कि हमने स्कॉलरशिप पे, बच्चों की स्कॉलरशिप पे बात करते हैं कि हम ये, तो कैसे फिर बच्चे अगर ये बोलते हैं कि हम देश को एक इंडिया जो है इसको हम मतलब या जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो अगर ऐसे टैक्स डालेंगे तो कैसे जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी बनेगा? उसके बाद बात आती है कि पहले ये बोला जाता है कि हमारे मतलब जो गवर्नर साहब हैं वो बोलते हैं कि इस पे कुछ नहीं निकलेगा, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा या कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जब उन्होंने बोला ऐसा तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा। तो लेकिन अभी ये नोटिस निकलता है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। हमें अगर अपनी जगह का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा तो फिर हम किधर जाएंगे? जम्मू कश्मीर के लोग किधर जाएंगे? वो कौन सी जगह? ये तो यहाँ पे तो सबसे पहले बड़ी बात है कि एक तो लोगों के पास अब तो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दूसरा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म है, कोरोना वायरस के बाद एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो बच्चे मतलब बॉर्डर से बिलोंग करते हैं, मैं खुद पुंछ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स हैं, तो वो बच्चे उनको खाने के लिए मिलता नहीं है वहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे? मैं चाहता हूँ जब से जम्मू को यूटी में बदला है तब से बड़े सारे बदलाव हम जो है वो देख रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी वो बढ़ती चली जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ती चली जा रही है, सरकार के हाथ में कुछ बचा नहीं, GDP दर जो है वो नीचे चला गया है। अब एक चीज़ सामने निकल के आती है वो है प्रॉपर्टी टैक्स, और इसमें बड़े सारी चर्चा का विषय बन चुका है, बड़े सारे लोग इसमें अपने अपने जो है बयान भी दे रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि हम आप लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स से सबसे पहला क्योंकि कल का भविष्य है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लॉकडाउन में पहले बहुत बुरी हालत हो चुकी है, खासकर जम्मू यूटी की तो पहले, एक तो बॉर्डर एरिया है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं,
इसने 70 साल में देखा है, जब से देश आज़ाद हो तब से आप टेररिस्ट अटैक की बात कर लो, कोई भी इशू ले लो, ये हमेशा हर एक चीज़ को फेस करता आ रहा है। और स्टूडेंट की मैं बात करूँ, स्टूडेंट भी दर बदर कभी कहीं भटक रहा है, कभी कहीं भटक रहा है। आए दिन ये मसले यहाँ पे होते रहते हैं। और गवर्नमेंट ने जो हमसे वादे किए, जो हमने अपनी करंट गवर्नमेंट लाई ये सोच के कि चलो ये हमारे भविष्य के लिए शायद अच्छा काम करेगी, बट जिस हिसाब से ये न्यू लॉ पे लॉ पास किए जा रहे हैं, देखा जाए कभी हमारे हित के लिए तो बात कोई कर नहीं रहा ना। अब जो प्रॉपर्टी टैक्स की आप बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? हमें ही है। आप मेजॉरिटी लेवल देख लो, प्राइवेट इन्होंने इलेक्ट्रिशियन प्राइवेट कर दी, ठीक है, मेजॉरिटी लेवल में हमारा कभी आप एक रेशो देखोगे ना, अभी भी हमारे हालात इतने बिगड़े हुए हैं ना कि हम अभी उस बोलते हैं रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, वो ठीक नहीं हुई है। अब रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं हुई है, ऊपर से इन्होंने फिर से ये प्रॉपर्टी टैक्स कर दिया। मतलब एक बंदा बीमार है, ठीक, आगे मर रहा है, उसको और मारने का काम कर रही है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं रही है, आखिर ये चीज़ें मतलब क्या सोच के ला रहे हैं, हमारा फ़ायदा कहाँ से कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही। हमें इनसे एक्सपेक्टेशन बहुत सारी थी, हम सोच रहे थे ये हमारा भला करेंगे, पर दिन ब दिन पहले भी ये टैक्स आया था, वापस दिया गया, जैसे डोमिसल आया, हर एक चीज़ आप देखो प्रेशर में बाद में वापस दी गई। जैसे अगर इसका भी रोष जमा हुआ है, अगर ये भी वापस जाएगा जिस हिसाब से हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, पर क्या ये हम लोगों को दिल दुखाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है? क्या हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। क्या हमारे साथ मजाक किया जा रहा है कि पहले चीज़ें लाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर जम्मू वाले या फिर JNK वाले उसका विरोध करेंगे, फिर जाके वापस करेंगे? मतलब मजाक बन गया हमारा, हम तो कहीं बोल ही नहीं सकते। ये चल क्या रहा है, ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। एक शरीफी का एक फ़ायदा होता है, एक लिमिट होती है कि हम लोग चुप हैं, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है चुप है कि बंदा बोल ही नहीं सकता, उसके मुंह में जुबान तक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है वो बर्दाश्त करने की उसमें हैसियत है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मान लो मिलिटेंसी अटैक होता है या कोई भी चीज़ अगर जम्मू में होती है ना, भाजपा के जितने भी तमाम मंत्री हैं वो सारे बयान देते हैं, सामने आ जाते हैं। जब से ये नोटिस निकला तब से कोई भी मंत्री सामने आके इस पर बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? सर इससे बोला जाता है दोगलापन, मतलब मुंह पे कुछ और पीठ पे कुछ और। मुंह पे तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े बयान तक दे देते हैं खुश करने के लिए, मनचाहा, जिसे बोलते हैं दिल तसल्ली। आप एक जैसे महफिल सजी होती है ना, महफिल में शेर व शेर क्या करते हैं, एक बड़ी सी शायरी सुना देते हैं, लोग वाह वाह करने लग जाते हैं। उसी तरह से आप इनके बयान तक देखना, वही वाह वाह कर लेने के लिए बयान दे देते हैं। पर जब मेन चीज़ ये है, जिसने आपको इतना बड़ा नुमाइंदा बनाया हुआ है, जिसने आप पे भरोसा करके आपको उस कुर्सी पे बिठाया हुआ है, कम से कम उसकी तो कदर करो। उसकी कदर तक नहीं है, मतलब वोटर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनके लिए। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आखिर करना क्या चाहते हैं? एकदम जो घर में खाना दे आप उसी में छेद कर रहे हो यार, ये थोड़ी ना बात होती है। मतलब आप लोग चाहते क्या हो, हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया करके जो बंदा आगे मरीज है उसे हार्ट अटैक से मत मारो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो टैक्स है, जरूरी नहीं है हम लोगों को रोड पे आना पड़े फिर आप वापस करो, उससे पहले आप वापस कर सकते हो। तो आपने बड़े सारे लोगों की और उनकी सबकी राय जो है वो आपने विजुअल्स में देखी, और सबकी जो राय है सभी जो है वो इस जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स अगर मैं बात करूं, जो अभी इम्पोजिशन की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं नाराज़गी लोगों के अंदर साफ जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इस तरीके के फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं, जो सीधा जो है वो आम इंसान की जो है वो जेब है उस पर सीधा असर डालेंगे। ऑलरेडी हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और इस तरीके के जो डिसीजंस हैं वो हम पे ना थोपे जाएं, और ये नई सौगात जो हमें दी जा रही है इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, भले हमें ही नुकसान ही होगा। बाकी विशेष खबरों के लिए आप जुड़े देखते हैं डाउन टू अर्थ चैनल, और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।